बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी के हम मैक्सवेल समीकरण पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे। ऊष्मागतिक प्राचाल, पीवीटीएस, दाब ताप, आयतन और एंट्रोपी के मध्य में जो संबंध है उसको हम मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। वो 4 समीकरण आप पढ़ चुके हो। उन 4 समीकरण की सहायता से हम आज कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे उन मैक्सवेल समीकरण की सहायता से हम एक तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण निकाल सकते हैं, वो भी आप पढ़ चुके हो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। एक जूल थॉम्सन प्रसार गुणांक है, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, वो अभी हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा गैस के रुद्धोष्म समतापी प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात, ये 3 इसकी एप्लीकेशन है, उसमें से 2 हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज जो पढ़ेंगे हम वो है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। और वो सबसे पहले आपको बता दूं क्या थी ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण जो आपने पढ़ी थी, उसका रूप ये है dp/dt = L/T v2-v1। पहले आपको रिफ्रेश कर दूं मैं कि दाब का ताप के साथ जो परिवर्तन की दर है और इसमें हमारे पास एंथैल्पी नियत रहती थी, तो वो निकाय की जो एंट्रोपी S है और दाब P है, दाब T है और आयतन V है। ये जो मैक्सवेल के 4 संबंध थे उसमें हम देखेंगे कि dp/dt कहाँ आता है और उससे सिद्ध करना है कि इसका मान L/T v2-v1 के बराबर है, जहाँ L उस निकाय की क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट है ना। लेटेंट हीट का इनिशियल कैपिटल L यहाँ लिया है, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसकी परिभाषा मैं बता दूं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल अगर गैस है तो, और जो अणुओं की संख्या है उसमें कितनी होती है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और मास लें अपन तो यूनिट मास उसके Q = आपने पढ़ा होगा ml, तो L क्या होता है वहाँ पे, Q/m हो जाएगा। तो यदि m को 1 कर दें, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के लिए जो न्यूनतम ऊष्मा दी जाएगी Q, वो L के बराबर होती है, तो वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे आप क्या लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, तो आपने अगर CGS यूनिट ले रहे हैं तो 1 ग्राम ले लिया और उस 1 ग्राम बर्फ़ को पानी में परिवर्तित करें तो ताप तो वही रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तित होगा। अवस्था परिवर्तन के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वो जितनी ऊष्मा दी जाएगी यूनिट मास के लिए, उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए वो उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी। क्लियर। इसी तरह से यदि द्रव से गैस में परिवर्तन करना हो तो भी हमारे पास एकांक द्रव्यमान के जो पदार्थ है उसकी अवस्था आप द्रव से गैस में बदलें, उसके लिए कितनी न्यूनतम ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, ठीक है। और V1 और V2 क्या है, उसके प्रारंभिक और अंतिम आयतन है। V1 यदि ठोस से द्रव में बदलते हैं तो V1 ठोस का द्रव्यमान हो गया और V2 द्रव का आयतन हो गया, ठीक है। V1 उसका प्रारंभिक आयतन और V2 अंतिम आयतन हो जाएगा। इस तरह से आयतन में परिवर्तन ये V2-v1 होगा। और हम जानते हैं जो भी पदार्थ अगर उसका द्रव ठोस से बदल रहा है तो वो क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। और द्रव से गैस में बदलता है तो वो क्वथनांक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये T वहाँ ये शो कर रहा है। तो ये समीकरण हम जो कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण पहले पढ़ चुके हैं, यह हम जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ अब हमारे पास जो मैक्सवेल की द्वितीय संबंध था उसको हम यहाँ पे काम में लेंगे। ΔS/ΔV एट कांस्टेंट T = ΔP/ΔT एट कांस्टेंट V। इस समीकरण को दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया, कैपिटल T यानी टेम्परेचर से गुणा कर दिया, तो ये समीकरण आ गई। लेकिन हम जानते हैं dq = TdS होता है, जहाँ ds एंट्रोपी में परिवर्तन dq/T के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये TdS आ रहा है, इसको आप ΔQ लिख सकते हैं, तो ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ΔQ/ΔV एट कांस्टेंट T नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा निरूपित करता है, तो हम इसको L कह देंगे। और
यहाँ पे आयतन में परिवर्तन v2 माइनस v होगा, उसको लिख देंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी इस तरह से, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू कैपिटल L टी v2 माइनस v1, और ये हमारी क्लोसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो बहुत आसान है। इसी तरह से जो सेकंड एप्लीकेशन है वो गैस के रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात है ES अपॉन ET। वो हमें प्रूव करना है कि एंट्रोपी में परिवर्तन, यहाँ भी हम देखेंगे dq इजिकल टू TdS वाला फॉर्मूला, ds इजिकल टू dq बाई टी होगा, ठीक है। वो कैसे यहाँ पे, तो हमें देखना है कि यदि एंट्रोपी स्थिर रहे तब प्रत्यास्थता गुणांक है, और एक ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहता है उसको हम समतापी कहते हैं, और एंट्रोपी को रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म और समतापीय प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात Cp अपॉन Cv, यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को, जिसको हम गामा कहते हैं, ठीक है, उसके बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम में हम जानते हैं एंट्रोपी S नियत रहती है तथा समतापी प्रक्रम में ताप T नियत रहता है। तो उनकी जो परिभाषा है रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक की, वो ES इजिकल टू माइनस V डेल्टा पी वाई डेल्टा वी एस, इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो ये कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ। रुद्धोष्म में पहली बात तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है वो आप जानते हैं, E इजिकल टू हम लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, आपने जो स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, 12वीं में भी, और यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स में भी आप प्रत्यास्थता गुणांक लिखेंगे। जो हुक का नियम है वहाँ से आता है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल को आप परिभाषित करना समझते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसको हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। और नीचे आता है विकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक जो हम ले रहे हैं, इसमें विकृति कौन सी है, आयतन विकृति है, समझ में आ गया। और प्रतिबल है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो ऊपर इस E के अंदर ये जो हर अंश में आ रहा है वो एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल, हम उसको दाब कहेंगे, तो वो P आ गया, और नीचे dV बाई V आ जाएगा। आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन, उसको हम आयतन विकृति कहेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखें तो ऊपर प्रतिबल में dP आएगा, दाब में परिवर्तन हो गया। तो ये अगर इसको dV अपॉन V को ऊपर ले जाएंगे तो ये V अपॉन dV, तो ये V इंटू dP बाई dV हो गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ES क्या है, dP, ये V नीचे था लेकिन माइनस चिन्ह बता रहा है क्योंकि यहाँ ऊपर दाब में परिवर्तन और नीचे आयतन में परिवर्तन। हम जानते हैं किसी पदार्थ पर यदि दाब लगाया जाता है तो उसका आयतन में कमी होती है, यानी दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है। और यदि गैस भरी हुई है किसी सिलेंडर में और वो गैस के जो अणु हैं वो यदि उसके पिस्टन पर दाब लगाए तो आयतन में वृद्धि होती है, तो वहाँ दाब में कमी होगी। तो हम जानते हैं दाब में कमी होने पर आयतन में वृद्धि होती है और दाब में वृद्धि होने पर आयतन में, यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, यानी एक में वृद्धि होने कमी होती है, इसलिए ये माइनस चिन्ह आएगा। यानी एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा, इसलिए इनको अनुपात ऋणात्मक होगा, इसलिए सूत्र के अंदर ये माइनस चिन्ह आ रहा है। इसी तरह से यदि ताप नियत रहे तो यहाँ पे हम dP बाई dV, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं यहाँ, तो दोनों का जो अनुपात है आप इस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं। उसमें ये V माइनस माइनस कट जाएगा और ये सूत्र बचेगा। इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो dP बाई dV था इसमें dt दोनों लगा दिया क्योंकि यहाँ पे PV है। क्या कैसे कर तोड़ेंगे वो भी पता है कि PV और TS ये हमारे पास चार प्राचाल थे, इसमें हमारे पास ऊपर P भी आ रहा है, V भी आ रहा है और S भी आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, T नहीं आ रहा है, इसलिए इसको dt से गुणा करेंगे, dt से भाग दे देंगे। नीचे वाले में P आ रहा है, V आ रहा है, T आ रहा है, S नहीं आ रहा है, इसलिए ds से गुणा करेंगे, ds से भाग दे देंगे। इसको इस तरह चार भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर मैक्सवेल की जो चारों समीकरण है वो यहाँ पे हम काम में लेंगे, जो आपको यहाँ पे ये चारों समीकरण दिख रही है 1 2 3 और 4, इनका उपयोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ES बाई ET हमारे पास ये यहाँ रखने पर इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। और फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे। PP वाले पद ये P का था
और ये नीचे पी का था, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ डेल वी टी बाई डेल्टा था, यहाँ पे आ जाए तो पी वाले दोनों पद ऊपर आ गए और वी वाले दोनों पद ये ऊपर, वी वाला नीचे आ जाएगा, तो वी वाले दोनों, तो इसमें हम देखेंगे डी पी कट जाएगा और उसमें डी वी कट जाएगा। तो हमारे पास नई समीकरण इस तरह से ये आ जाएगी, ई एस ई टी इजिकल टू, ये दोनों कट गए, अभी मैंने बताया था डी पी कट जाएगा, नीचे ऊपर डी वी कट जाएगा और ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी। और यदि इसको टी से गुणा करें ऊपर और टी से नीचे भाग दें तो टी डी एस ऊपर क्या आ जाएगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी, यही कन्वर्ट होके इस तरह से डी क्यू बाई डी टी। तो ये ऊपर क्या हुआ, स्थिर दाब पर एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, उसको हम क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे, स्थिर दाब पर विशुद्ध ऊष्मा, और नीचे स्थिर आयतन पर विशुद्ध ऊष्मा, तो इसको हम सीधा सीपी और सीवी लिख सकते हैं, और वो गैस नियतांक जो हमारे पास गामा है उसके बराबर हम इस तरह से कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमने यहाँ पढ़ी, और तीसरी एप्लीकेशन जूल थॉम्सन प्रसार है, वो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी आपने जूल थॉम्सन प्रसार नहीं पढ़ा है। धन्यवाद।